दोस्तों, दिल्ली को नंबर चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नंबर चाहिए, 362 का नंबर। और जिस एजेंडे को पूरा करने के लिए 362 का नंबर चाहिए, वो एजेंडा पूरा होगा कि नहीं होगा, वो अभी सवालों के घेरे में है। उस एजेंडे से 140 करोड़ के देश को कितना लाभ होगा या नुकसान होगा, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन जो बात सत्ता के लिए सवालों के घेरे में नहीं है, सिस्टम के लिए सवालों के घेरे में नहीं है, नैतिकता के लिए जरूर वो सवालों के घेरे में है, लोकतांत्रिक उसूलों के लिए जरूर सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में जो सवाल है, उसे आजकल नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन टाइगर। इस ऑपरेशन टाइगर को आपने बंगाल में देखा, जब टीएमसी के सांसद एक गुमनाम सी पार्टी में भेज दिए गए। उसके बाद अब यही खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद करीब करीब टूट चुके हैं और अगली बारी शरद पवार की है। लेकिन अभी महाराष्ट्र और बंगाल का खेल चल ही रहा था, उन सब के बीच बड़ा खेल, यूं कहें कि सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश से नजर आने लगा। और उत्तर प्रदेश में भी रवैया वही पुराना, वही रवैया कि बड़ी पार्टियों के सांसदों को एक छोटी सी और गुमनाम सी पार्टी में भेजना। जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसदों को एनसीपीआई नाम की पार्टी में भेजा गया, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। एक नाथ शिंदे की पार्टी में उद्धव ठाकरे के सांसदों को भेजने की तैयारी है। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार की पार्टी में शरद पवार के सांसदों को ले जाने की तैयारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला किसके सहारे अंजाम दिया जाएगा? 2 खिलाड़ी कल से सक्रिय हैं, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय हैं। एक का नाम है ओम प्रकाश राजभर, तो दूसरे का नाम है संजय निषाद। क्या पता उसमें अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी भी कूदते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है वो लोकसभा की तीसरी बड़ी पार्टी है, मुलायम सिंह की विरासत है, समाजवादी पार्टी है, और उसके पास लोकसभा में 37 सांसद है। 37 सांसदों को तोड़ने के लिए 2/3 की जो संख्या होती है, जो वैधानिक संख्या, वो 25 पर पूरी होती है। क्या 25 पर वो संख्या पूरी हो जाएगी? बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके बयानों पर यकीन करें तो साफ साफ लगता है कि सपा के सांसद अब टूटे तब टूटे। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? लेकिन उससे ज्यादा बड़ी वास्तविकता यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी पर डोरे डालने की नौबत क्यों आई? क्या 362 की यानी लोकसभा में 543 की जो मौजूदा संख्या है, उसके 2/3 की संख्या अर्थात 362 तक पहुंचने में दिक्कत आ गई? असल दिक्कत डीएमके की वजह से आई। कुछ हद तक आंध्र प्रदेश की पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, जो मोटे तौर पर सत्ता के साथ है। लेकिन आंध्र प्रदेश वाली बात को पीछे छोड़ दें, चंद्रबाबू नायडू वाली बात को पीछे छोड़ दें, वैसे भी उनकी पार्टी अब लोकसभा में एनडीए के अंदर नंबर 2 की नहीं, नंबर 3 की पार्टी हो चुकी है, क्योंकि नंबर 2 पर तो एनसीपीआई आ चुकी है अब 20 सांसदों के साथ। असल खेल डीएमके को लेकर था। डीएमके के बारे में माना जा रहा था कि जब कांग्रेस चुनाव के बाद टीवीके के थलपति विजय के साथ चली गई, उसके बाद डीएमके उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में एनडीए के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस तरह का मुगालता पालने वाले एक बात की भूल कर बैठे। भूल ये थी कि जो परिसीमन के बहाने लोकसभा में सीटों की संख्या से छेड़छाड़ करने वाला मामला था, उस मामले को पब्लिक डोमेन में लाना, उस मामले को पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक एक राजनीतिक मुद्दा बना देना, ये काम डीएमके और उसके नेता एमके स्टालिन ने किया था। तो स्टालिन की पार्टी कांग्रेस से भले ही अलग हो गई, लेकिन वो बीजेपी के पाले में इस मुद्दे पर जाकर खड़ी हो जाएगी, इसकी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। लेकिन गुजरात लॉबी ने अंदेशा पाल लिया था, और इस अंदेशे को पालने के पीछे उसके पास तमाम लॉजिक भी थे, तमाम तर्क भी थे। लेकिन असल और महीन बात यह थी, जो मैंने उस वक्त भी कई चैनलों पर कहा था, इस चैनल पर भी कहा था मैंने, कि जो टीवीके को समर्थन देने का फैसला है, वो फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने डीएमके की अंदर खाने सहमति से लिया है। क्योंकि डीएमके चाहती थी कि एआईएडीएमके में पोस्ट जयललिता के बाद की परिस्थितियों में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जो वैक्यूम भर रहा है, उस वैक्यूम को भरने के लिए दिल्ली की कोई पार्टी ना आए, मतलब भाजपा या कांग्रेस जैसी कोई पार्टी ना आए, बल्कि राज्य की कोई पार्टी भरे, राज्य की राजनीति राज्य के बीच चलती रहे। जैसे यूपी में बसपा ताकतवर थी,
तो सपा बनाम बसपा में रोटेशन हो रहा था, न सपा को दिक्कत थी न बसपा को दिक्कत थी। तमिलनाडु में डीएमके बनाम एआईएडीएमके रोटेशन हो रहा था, न डीएमके को दिक्कत थी न एआईएडीएमके को दिक्कत थी। लेकिन एआईएडीएमके के स्पेस को भरने के लिए जब टीवीके सामने आ गई, तो टीवीके को सरकार बनाने से क्यों रोका जाए, ये साफ साफ डीएमके को भी दिख रहा था। ये अलग बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का जनादेश पाने के बाद, नंबर 2 की पार्टी का जनादेश पाने के बाद वो खुलकर समर्थन नहीं कर सकती थी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया और ऊपर से दिखाने के लिए जरूर दिखता है कि डीएमके कांग्रेस के विरोध में है। हकीकत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ज्यादा है, उसके एजेंडे के विरोध में ज्यादा है, हिंदी थोपने के कथित प्रयासों के विरोध में ज्यादा है, लोकसभा में सीटों का अनुपात गड़बड़ाने और सीटों की संख्या के साथ छेड़छाड़ के विरोध में ज्यादा है। तो ऐसे में वो पार्टी भला क्यों खड़ी होती। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के किसी भी अभियान में भाजपा को समर्थन नहीं मिल सकता, उसे सफलता नहीं मिल सकती। कारण यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर सांसद दक्षिण भारत से है, जहां पर खुद ही परिसीमन के बहाने सीटों की संख्या को लोकसभा में बढ़ाया जाना एक मुद्दा बना हुआ है और दक्षिण का जनमत उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरा, कांग्रेस के सांसदों का एक बड़ा चंक पंजाब से आता है, वहां भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास जो तकरीबन 98 सांसदों की संख्या अभी है, उसे तोड़ने के लिए 2/3 की संख्या के लिए 66 सांसद आएंगे। ये 66 सांसद का जुगाड़ बीजेपी कर नहीं सकती। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की दिशा में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रही है। रही बात अब कौन सी पार्टी टूटे जिससे 362 के आंकड़े के करीब पहुंचा जा सके, क्योंकि एनडीए के पास 293 सांसद पहले से हैं, 298 की संख्या उनके आसपास की पहुंच जाती है, क्योंकि वाईएसआर की पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो जाती है, हो सकता है एकाध निर्दलीय भी खड़े हो जाए। तो 300 के आसपास की संख्या उनके पास पहले से है और 300 के आसपास की संख्या में अगर 20 सांसद या 19 सांसद टीएमसी के चले गए तो 320 तक पहुंच गए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सांसदों की संख्या अगर जोड़ दें तो यह आंकड़ा 335 तक पहुंच गया। तब भी ये 362 की संख्या से तकरीबन 27 सांसदों की संख्या पीछे। वो नंबर बिना समाजवादी पार्टी के पूरा हो नहीं सकता और बिना समाजवादी पार्टी के वो नंबर जब पूरा नहीं हो सकता, लिहाजा समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन तोड़ने के लिए जो बयानबाजी है वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसी छोटी पार्टियों के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनसीपीआई या एकनाथ शिंदे की तरह उनकी पार्टी में भी जनप्रतिनिधि खरीद बिक्री अभियान के तहत, जिसे ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया गया है, एकाएक सांसदों की बड़ी संख्या में आमद हो जाएगी। अब टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद बंगाल के लिए 5 करोड़ रुपए की कीमत का आरोप लगा रहे थे कि प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए में बिक्री हुई है। वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत 15 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कर रहे हैं, अंदर खाने 50 करोड़ तक की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ लोग तो यहां तक निजी बातचीत में कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 100 करोड़ तक भी हो सकता है। तो क्या लोकतंत्र सांसदों की खरीद फरोख्त की या विधायकों की खरीद फरोख्त की मंडी में तब्दील हो गया है? यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मोदी सत्ता इतनी हड़बड़ी में क्यों है। राहुल गांधी के साथ कल जो भीड़ जुटी थी छात्रों की, जिस अंदाज में वो कोटा में कोचिंग करने वाले नौजवानों के साथ संवाद कर रहे थे, इंडिया के सिलेक्शन सिस्टम को सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम का नाम दे रहे थे, उन सब के बीच एक तरफ भारत के अंदर तमिलनाडु में जेएनजी ने जो बदलाव किया, दूसरी तरफ पड़ोस के देश नेपाल में जेएनजी ने जो बदलाव किया, दिल्ली की सत्ता जेएनजी यानी नौजवानों से घबराई हुई है। और सत्ता जब नौजवानों से घबराती है, उस परिस्थिति में कोई परिसीमन भी सत्ता का बचाव नहीं कर सकता। याद कीजिए 1974-75 के परिसीमन को, इंदिरा गांधी के जमाने में वो परिसीमन हुआ था और उस परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी की पार्टी तो छोड़िए, खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को भी लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता की चालबाजियां, सिस्टम के सहारे मिलकर की जाने वाली चालबाजियां जितनी भी बड़ी हो, सत्ता कभी भी धर्म की चाशनी में, सांप्रदायिकता की चाशनी में, जातिवाद की चाशनी में लिपटी हुई राजनीति के बीच
राष्ट्रीय मुद्दों से, देश के समक्ष विद्यमान समस्याओं से जो ध्यान हटाने की कोशिशें हैं, उस पर से आमतौर पर ध्यान हटाती नहीं है। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन ने भी फील गुड और इंडिया शाइनिंग के सहारे देश की मजबूत जरूरतों के लिए की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिशें की थी। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी और नौजवानों से कहा जा रहा था कि सरकार के घर में नौकरियां नहीं है, निजी क्षेत्र में रोजगार ढूंढे। निजी क्षेत्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। नतीजा 2004 में जनता ने सत्ता और सत्ता के सहारे चल रहे फील गुड और इंडिया शाइनिंग वाले सिस्टम को भी बदल दिया। लेकिन आज राहुल गांधी सत्ता, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबके ऊपर जब खतरे की बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ का नैरेटिव अब दलित तबके से बाहर निकलकर समाज के दूसरे वंचित तबकों में भी जा रहा है। आरक्षण का मुद्दा उससे सीधा जुड़ता हुआ दिख रहा है। चुनावी हिंदुत्व बहुत काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उस परिस्थिति में बीजेपी बंगाल जीत ले या महाराष्ट्र जीत ले, यूपी जीत जाए या यूपी लोकसभा की तरफ से ही हार जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो, लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हो सकती, वो निश्चिंत नहीं हो सकती। और दिल्ली की सत्ता, खासकर गुजरात लॉबी निश्चिंतता चाहती है। कैसे निश्चिंतता? लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा लोग सांसद विधायक बने, इसको लेकर नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन जनता के भीतर जो नैरेटिव तैयार हो रहा है, उस सड़क पर कहीं भी आप निकल जाएं तो जनता सीधे कह रही है कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, यानी कुल जमा 788 सांसद अगर देश का भला नहीं कर सकते तो ये सांसद 1200 हो जाए या 1500 हो जाए या 2000 हो जाए, पलेंगे तो जनता के यानी हमारे आपके टैक्स के पैसे पर ही, सुख सुविधाएं भोगेंगे हमारे आपके टैक्स के पैसे पर ही, फिर ये देश का कौन सा भला कर लेंगे। और जो 788 सांसद अभी हैं, उनसे तो सरकार संसद में नारे लगवा रही है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद दरअसल एक अलग तरह के सामाजिक समीकरण से जीत कर आए। उस सामाजिक समीकरण में पीडीए का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, खास करके मंडलाइट फोर्स जिसे कहते हैं, मंडल फोर्स है, उसके साथ साथ बड़ा अल्पसंख्यक तबका, और उसमें कैंडिडेट अपना या अपने समुदाय का या कुछ फ्लोटिंग वोटों को जोड़कर अगर जीत कर दिल्ली पहुंचा है, उस समीकरण को वो 50 या 100 करोड़ के लिए दांव पर लगाएगा, ये आसान नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग है, बंगाल की परिस्थितियां अलग है। बंगाल में टीएमसी 15 साल से सत्ता में थी तब सिस्टम पर भी हावी थी, कोई इनकार नहीं कर सकता। सिस्टम पर हावी थी तो अवैध तरीके से धन कमाने के आरोप भी उसके जनप्रतिनिधियों पर थे, लिहाजा वहां ईडी का डर दिखाया जा सकता था, वहां इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाया जा सकता था। महाराष्ट्र में एक सांसद से ज्यादा कमाई और पैसा वहां एक कॉर्पोरेटर यानी म्यूनिसिपैलिटी के निगम पार्षद के पास है। छोटे छोटे नेताओं के पास अपने मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। उस राज्य में जहां नेताओं के पास एक कॉलेज इंडस्ट्री चल रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज की इंडस्ट्री चल रही है, उस राज्य में ईडी का उपयोग ज्यादा आसान था। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अगर आप आए तो समाजवादी पार्टी में गिनती के आधा दर्जन सांसद भी नहीं मिलेंगे जिन्हें आमतौर पर धन्ना सेठ की श्रेणी में रखा जाता है। मोटे तौर पर समाजवादी कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग ही मिलेंगे जो 2-3-4 पीढ़ियों से सोशलिस्ट धारा की लोहियावादी राजनीति को कर रहे हैं। अब वहां ईडी सीबीआई का डर तो है नहीं। दूसरी परिस्थितियां जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मोटे तौर पर सेंट्रल यूपी तक की बात हम करें, वहां पैसा तो मायने रखता है, पैसा पूरे देश में, दुनिया में हर जगह के लिए मायने रखता है, लेकिन पैसे से ज्यादा ताकत मायने रखती है। और ताकत उन सभी क्षेत्रों में मायने रखती है जहां ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान रैयतवाड़ी या महालवाड़ी सिस्टम लागू नहीं था, बल्कि जमींदारी सिस्टम लागू था। जमींदारी सिस्टम यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी या बिहार से आने वाले लड़कों को देखें आप, वो आईआईटी से पढ़े, आईआईएम से पढ़े, अमेरिका में जाकर नौकरी करें, लेकिन वहां से लौट करके जल्दी से 1-2 साल में पैसे कमाकर ज्यादातर लड़के लौटते हैं और दिल्ली के राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। किसी सेवा भाव के लिए करते हैं या नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि आधुनिक दौर के सामंत और जमींदार बनने की मानसिकता से जरूर ब्यूरोक्रेसी की तरफ या राजनीति की तरफ लोग रुख करते हैं
कि सत्ता के लिए, पैसे के लिए सत्ता चाहिए, कुछ को सत्ता के लिए पैसे चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में पैसे के लिए सत्ता चाहिए। बंगाल की राजनीति में नेताओं की एक बड़ी जमात, जिसे आमतौर पर भ्रष्ट कहा जाता है, वहां भी पैसे के लिए सत्ता चाहिए। लेकिन यही बात जब यूपी बिहार तक आती है तो यहां परिस्थितियां उलट जाती है। यहां सत्ता के लिए पैसे चाहिए वाला गणित ज्यादा काम करता है, और जब सत्ता के लिए पैसे चाहिए वाला गणित ज्यादा काम करता है तो सत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है, सांसदी और विधायकी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब लोकसभा के 2 साल बीत चुके हैं तो 3 साल बाद चुनाव में किस समीकरण से चुनाव में मुकाबला करने की स्थिति में होंगे, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इस हालात में समाजवादी पार्टी टूटेगी, ये पूरी तरह से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी को तोड़ना असंभव के ठीक बाद वाला शब्द जो हिंदी डिक्शनरी में बनता होगा, वहां तक जरूर मुफीद दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सपा को तोड़ना मुश्किल काम है, फिर भी सत्ता कोशिश कर रही है। तो क्या यूपी चुनाव को लेकर के सत्ता के पास कोई गणित है? उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर पार्टी टूटने के बाद अखिलेश यादव के पक्ष में कोई सहानुभूति लहर चलती है, फिर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से भी बुरी हार गई तो क्या होगा? कहा जा रहा है कि दिल्ली बेचैन है, मोदी शाह की जोड़ी बेचैन है, नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी बेचैन है। और ये खबर तब और पुख्ता होती है कि दिल्ली बेचैन क्यों है, तो आज सुबह से जो खबर फ्लोट कर रही है उस पर भी नजर डालनी जरूरी है कि वो खबर क्या है। वो खबर दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी बीजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस को लाया जाए। अभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। 2013 के मार्च महीने में राजनाथ सिंह जब भाजपा अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में राजनाथ सिंह ने इकलौते मुख्यमंत्री को बीजेपी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में नामित किया था। उनका नाम था नरेंद्र मोदी, इकलौते भाजपा मुख्यमंत्री। और उसी वक्त ये तय हो गया था कि भाजपा की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ महीने में वो टॉप लीडर के तौर पर भी बीजेपी के अंदर स्थापित होने जा रहे हैं। ये स्थिति आज देवेंद्र फडणवीस को लेकर बन रही है। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बीजेपी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, और बाकी सब तो नए मुख्यमंत्री हैं, उनके होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस को वहां लाने से आखिर नुकसान किसका होगा? जो लोग नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की होड़ में सबसे आगे बताए जाते हैं, मसलन गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र फडणवीस के पास चूंकि एक कैश रिच स्टेट से वो आते हैं, तमाम कॉरपोरेट की सबसे बड़ी शरणस्थली, सबसे बड़ा गढ़ मुंबई है। कॉरपोरेट का समर्थन जो योगी आदित्यनाथ को नहीं है, अमित शाह को नरेंद्र मोदी के साए में है, वो सीधा महाराष्ट्र के नेता होने की वजह से देवेंद्र फडणवीस को है। अगर फडणवीस दिल्ली आते हैं तो सीधी चुनौती शाह और योगी के लिए है। अभी तक तो मोदी के उत्तराधिकार के लिए शाह और योगी के बीच की अघोषित जंग चर्चा में थी, लेकिन अब इन दोनों को मात देकर कोई तीसरा आगे निकल रहा हो तो उससे दिल्ली में परेशानी ज्यादा है। दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, और मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली दम्भ की राजधानी है, दिल्ली घमंड की राजधानी है। और आज की तारीख में जब से दिल्ली के ऊपर एक नया सिस्टम हावी हुआ है, दिल्ली अब षड्यंत्र की भी राजधानी है। तो षड्यंत्र, दंभ और घमंड, इन सब के बीच जो सियासी बिसात बिछ रही है, उसमें विपक्षी दलों को तोड़कर इतना कमजोर कर दो और फिर लोकसभा चुनाव ही समय से पहले करा दो जिसमें चुनाव लड़ने की हैसियत में कोई पार्टी ना रहे, एक तरफा बिना लेवल प्लेइंग के जीत करके 5 साल सुनिश्चित किया जाए, ये कोशिश दिल्ली की ज्यादा लगती है। न कि सिर्फ परिसीमन एजेंडा है, न कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा है। समाजवादी पार्टी को तोड़ने के नफा नुकसान को भाजपा जानती है। ये यूपी है, यूपी की सियासत में जब विधानसभा चुनाव सर पर हो, दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन दांव उल्टा पड़ने की चिंता मोदी शाह को हो सकती है, योगी आदित्यनाथ को कतई नहीं है। योगी आदित्यनाथ को ये बखूबी पता है, बीजेपी के नेता है, वो खुल के बोल नहीं सकते। उन्हें साफ पता है कि 2002 में अगर यूपी में भाजपा जीत जाती तो अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी
लाल कृष्ण आडवाणी होते, या अगली पीढ़ी में मामला जाता तो प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जैसे लोग होते। राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते, भाजपा हारी, और ज्यो ज्यो भाजपा यूपी में रसातल में जाती गई, त्यों त्यों राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की सियासत में चरम पर ऊपर पहुंचते चले गए। ये बात योगी आदित्यनाथ को पता है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी जीत का मतलब शिवराज सिंह चौहान की तरह दिल्ली का टिकट कटा लेने के बराबर है, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई का मतलब 2029 में गुजरात लॉबी की दिल्ली से विदाई की पटकथा तैयार करने जैसा है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के लिए मैदान साफ है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के तोड़ को तोड़कर सपा के पक्ष में सहानुभूति लहर जैसा माहौल बनता है, तो बीजेपी के अंदर कौन सा खेमा खुश होगा, कौन सा खेमा नाखुश होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सियासत के आधुनिक मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिकों के लिए न तो सपा अछूत है, न भाजपा अछूत है, न बसपा अछूत है, न कांग्रेस अछूत है। सत्ता का ऊंट जिस करवट बैठता दिखेगा, ये तमाम क्षेत्रीय दल कभी भी कोई भी नारा बुलंद करते हुए दिखाई दे देंगे। और पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान ओम प्रकाश राजभर के बयानों को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि किसके लिए वो कह रहे थे चल सन्यासी मंदिर में। आज की तारीख में जनप्रतिनिधि विक्रय केंद्र जिस तरह से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, सांसदों की खरीद फरोख्त चरम पर पहुंचती जा रही है, उसे देखकर अल्ताफ रजा का एक पुराना नगमा आप सबने सुना होगा, दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं। कौन किस दरवाजे से घुस रहा है, कौन किस खिड़की से कूदकर बाहर निकल रहा है, इसे भांपने के लिए किसी भी टीवी चैनल से ज्यादा बड़ा दिलचस्प और मनोरंजक खेल आजकल जनप्रतिनिधि विक्रय केंद्र के रूप में जो खुला हुआ है, वो इस देश में लोकतंत्र की गिरावट के दौर में कम से कम एक शर्म और बेहयाई के पर्दे को हटाकर एक अलग तरह की पर्देदारी के दौर में मनोरंजन तो करता हुआ दिखाई ही दे रहा है। लेकिन इस मनोरंजन की कीमत कितनी बड़ी है, जरा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।